जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और तमाम परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये संविधान स्टार्ट किया जा रहा है। और आप लोगों को पता है एपीपी का परीक्षा होना अभी बाकी है, आरओ का भी परीक्षा होना बाकी है, रेलवे का परीक्षा होना बाकी है, साथ ही साथ चुनाव बाद यूपीएसआई आ रहा है, उसमें तो विशेष तौर से ज़्यादा क्वेश्चन संविधान से ही करता है। तो हम लोग संविधान ही लेकर आए हैं और संविधान में स्टार्टिंग अब किया जा रहा है उद्देशिका से, यानी प्रस्तावना से। तो हम लोग देखते हैं उद्देशिका के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा, ये जो आप लोग इमेज देख रहे हैं ना, इसमें कुछ लिखा हुआ है, यही हमारे देश का क्या है, प्रस्तावना है, यानी कि उद्देशिका है। ये हमारे देश के हर एक नागरिक को इसको पता, इसके बारे में पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश की कि हमारे देश के यानी हमारा जो प्रतिनिधि जो होते हैं ना हमारे देश में, जो संविधान को संशोधन करते हैं, संविधान बनाते हैं हमारे लिए, उन्हीं को, उनमें से 99% लोगों को हमारे देश की संविधान का प्रस्तावना ही नहीं पता होता है। लेकिन वही हमारे लिए क्या करते हैं, संविधान बनाते हैं, संविधान का संशोधन करते हैं। यही दुर्भाग्य है। देखते हैं हम लोग इसमें क्या है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग, ध्यान दीजिएगा, ये हम भारत के लोग है ना, यहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर देता है कि हम भारत के लोग शब्द कहाँ वर्णित है, तो किसमें है, तो उद्देशिका में है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी जब न्याय की बात करेगा तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये भी क्वेश्चन बनता है कि न्याय किस पर न्याय की बात किया गया है, तो सामाजिकता पर, आर्थिक पर और राजनीतिक पर, ठीक है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये स्वतंत्रता से संबंधित है ये शब्द, ठीक है। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। यही हमारे देश का क्या है, प्रस्तावना, हमारे देश के संविधान का प्रस्तावना। ये सबको याद होना चाहिए, लेकिन वही है दुर्भाग्य, जिनको मुख्य तौर पर याद होना चाहिए उन्हीं को नहीं याद होगा। आप लोग चाहें तो किसी भी लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य या राज्यों के विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य या आपके गांव के प्रधान ही हो, उनको खड़ा करा के बस पढ़वा दीजिए, समझ में आ जाएगा कि उनको याद है कि नहीं है, जबकि ये होना चाहिए याद उनको। देखते हैं ये प्रस्तावना के बारे में जो क्वेश्चन करता है कैसे करता है। आप लोगों को पता है कि जो प्रस्तावना है ना, ये प्रस्तावना ये बना कैसे, तो संविधान की जो पहली बैठक होती है, दूसरी बैठक होती है, लेकिन जब तीसरी बैठक, पहली 9 को होता है, दूसरा 11 को होता है और तीसरा 13 दिसंबर 1946 को होता है। और 13 दिसंबर 1946 की बैठक में, यानी तीसरी बैठक में, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही क्या किया जाता है, उद्देशिका के लिए यानी प्रस्तावना के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। आप लोग पता होगा प्रस्तावना या उद्देशिका क्या होता है, तो हमारे अंदर जो भी चल रहा है उसको हम व्यक्त करते हैं, वही प्रस्तावना होता है, ठीक है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और ये जाकर पास हुआ 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। ये सब विषय था, इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश का संविधान बनना स्टार्ट हुआ। अब संविधान जब बनना स्टार्ट हुआ, बन गया, तो हम लोग अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रस्तावना से क्वेश्चन क्या आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ के आ रहे हैं प्रस्तावना में ध्यान दीजिएगा आप लोग, संविधान सभा के प्रस्ताव में 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो अभी पीछे बताएं। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947, यानी पास कर दिया गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना शब्द लाए थे, यानी प्रस्ताव लाए थे अपने संविधान का, और वो पास भी हो गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने ही हमारे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहे हैं।
संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने बोला है, किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक आगे पर चल के एक व्यक्ति और बोलते हैं और उनका नाम है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आप लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहे थे, अब बाद में चलकर न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी कहे थे। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग प्रस्तावना को। प्रस्तावना में हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? तो आप लोग को पता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी राज्यों का संयुक्त रूप क्या है? अमेरिका। वैसे ही भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। तो इसीलिए वहाँ भी बोला जाता है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। तो अपने यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या होता है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश के नागरिक हैं और हमारे जो देश की शक्ति है किसी बाहरी देश की शक्तियों द्वारा नहीं लिया गया है या ना किसी बाहरी राजाओं की देन है। हमारे यहाँ की शक्ति हमारे राज्य, हमारे देश के जनता में केंद्रित है और जनता ही लोकतंत्र के भागीदार है। ठीक है ना। तो ये बताया गया है। अब देखिएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। कहाँ के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। यानी इतने 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। और जब न्याय की बात की जाएगी तो 3 प्रकार की न्याय का जिक्र किया गया है। और वो 3 प्रकार का न्याय कौन कौन सा होगा? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन करता है कि 3 प्रकार की न्याय कौन सी है जो हमारे प्रस्तावना में उल्लेखित है। ठीक है ना। अब 2 प्रकार की समानता के बारे में जिक्र किया गया और 2 प्रकार की समानता है क्या? तो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। देख लीजिएगा आप लोग सामने है प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अब आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये सामाजिक आर्थिक राजनैतिक जो न्याय है इसी पर एक वाद है। केशवानंद भारती मुकदमे 1973 में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को संविधान का मूल ढांचा माना गया था। संविधान का क्या माना गया था? इसी को संविधान का मूल ढांचा माना गया था और मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें हम लोग को क्या जानना है? तो ये जानना है कि ये जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो प्रस्तावना में एक 1960 में, कब? एक 1960 में बेरुबारी वाद आया था। बेरुबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मैटर क्या था? तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित मैटर था। इसको बताने बहुत ज़्यादा टाइम व्यर्थ होगा। भूमि संबंधित, इतना समझिए आप लोग, भूमि संबंधित वाद था वो। ठीक है ना। तो भूमि अधिग्रहण संबंधित था। ठीक है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के 1973 के बाद में वही सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करती है? अपने आदेश पहले के निर्णय को पलटते हुए बोलती है कि हमारे संविधान का अभिन्न अंग है प्रस्तावना, हमारे संविधान का अभिन्न अंग प्रस्तावना है। और प्रस्तावना जो हमारे संविधान सभा के निर्मात्री सभा के सदस्य थे उन लोगों ने जो प्रस्तावना तैयार किया उसी प्रस्तावना में हमारे पूरे संविधान को सम्मानित कर दिया है, इसलिए वो अभिन्न अंग है। तो अभिन्न अंग है और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और आधारभूत ढांचा बताया किसको? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इसको क्या बना दिया? आधारभूत ढांचा। ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं हम लोग कि जब इतना कह दिया तो तुरंत 1973 के इस वाद में फैसला ज्यों आ गया कि अभिन्न अंग है, इसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है। तो एक आता है, आप लोग जानते हैं, 42वां संविधान संशोधन। कौन था? 42वां संविधान संशोधन 1976।
42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है। और प्रस्तावना में संशोधन करके क्या क्या शब्द जोड़ा जाता है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ दिया जाता है। याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें 42, देखिए यहाँ लिखा भी है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और इस संशोधन को लघु संविधान की श्रेणी भी दे दी गई। इस संशोधन को लघु संविधान भी बोल दिया गया। ठीक है ना। इसी संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर यानी सलाह पर एक भाग 4 क भी जोड़ दिया गया। और भाग 4 क में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। और जब जोड़ा गया ना मौलिक कर्तव्य, तो सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़ा गया। लेकिन इस वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर हमारी प्रस्तावना पर क्रांतियों का भी प्रभाव पड़ा है। 3 देशों की क्रांतियों का प्रभाव पड़ा है। 3 देशों की क्रांतियाँ कौन कौन, तो फ्रांस क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति का भी प्रभाव पड़ा है। तो फ्रांस की क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव किस पर पड़ा है, तो स्वतंत्रता पर, समानता पर, बंधुता पर प्रभाव पड़ा है। अमेरिका की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। रूसी क्रांति का आर्थिक समानता पर प्रभाव पड़ा है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी थोड़ा अगर टफ एग्जाम में जाए आप लोग, जैसे आरओ हो गया यानी या यूपीपीसीएस का प्री हो गया, उन समय ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा है कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें बंधुता शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो हमारे जो संविधान है की प्रस्तावना है उसमें बंधुता शब्द का सिर्फ 1 बार उल्लेख किया गया है। कितनी बार किया गया है, सिर्फ 1 बार उल्लेख किया गया है। देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अब विशेष क्या देखना है आप लोग को, तो और सब तो आप लोगों को पता है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति बना दिए जाते हैं या चुन लिए जाते हैं। किसे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये सब बताने वाला चीज़ नहीं है। विश्लेषण क्या है, तो संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की संख्या अनुसार प्रयुक्त शब्दों का क्रम है। यानी कि किस किस शब्दों का कितनी बार प्रयोग किया गया है। ये जैसे बंधुता का आप लोग देखे हैं, वैसे ही 3 प्रकार की न्याय का जिक्र किया गया है, 2 प्रकार की समानता का जिक्र किया गया है और 1 प्रकार की बंधुता का जिक्र किया गया है। चलिए अब इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या क्या इससे क्वेश्चन आता है। तो पहला ही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। यानी उनकी व्याख्या कहाँ की गई है, तो ऑप्शन है मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में, सिर्फ मूल अधिकार संबंधी अध्याय दिया है, यानी ये गलत होगा। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के अध्याय में, ये भी गलत होगा। सही तो है लेकिन अकेले उन्हीं में नहीं होगा, और भी है। तो मूल अधिकारों, देखिए यहाँ दिया है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, यानी सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ये दोनों तो सही है, ठीक है ना, ये सही है, लेकिन सिर्फ एक में नहीं है, तीनों में है। किसमें किसमें, तो मौलिक अधिकार में, नीति निषेध तत्वों में और मौलिक कर्तव्य में, तीनों में सम्मिलित। ठीक है ना, याद रखना आप लोग। अगला है भारतीय संविधान के उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या। ये तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन करता है। इस पर जितने आप लोग स्टार लगा लीजिए ना कम पड़ेगा, इतनी ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट करता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारतीय संविधान के उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही ये गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन गलत है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, बी ऑप्शन सही है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके लिए एकदम आसान सा उपाय है, आप लोग इस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। किस पर ध्यान देना? बस इतने पर ध्यान दीजिएगा, 2 शब्द इकट्ठा, वो भी बीच में होना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, सही हो जाएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। आप लोगों को पता है 42वें संविधान संशोधन 1976, कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया था। साथ ही साथ एक और शब्द था अखंडता, उसको भी शामिल किया गया। तो इन्हीं शब्दों को पहले मैच कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। अगला है भारतीय गणतंत्र के 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सही है, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र तो ठीक है ना। अब हम लोग को ध्यान दीजिएगा, ये जो गणतंत्र है ना, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु तो क्या थी, इसी पर हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना। ये सही है, लेकिन इसमें और शब्द भी होना चाहिए और वो शब्द इसमें नहीं है। अगला देखते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष। इसमें धर्मनिरपेक्ष क्या हो गया है? गलत हो गया है, धर्मनिरपेक्ष गलत, ठीक है ना। अगला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही, देख लीजिएगा आप लोग। अगला है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया? हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? अभी आप लोग शुरू में देखे हैं, शब्दों का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। राज्य के नीति निषेध तो गलत, मौलिक अधिकार गलत, नागरिकता गलत, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, यही सही हो जाएगा, ठीक है। शुरुआती शब्द वही है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। संशोधन 1973 के वाद द्वारा 1973 में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो 1976 में संशोधन होता है और तब सम्मिलित किया जाता है। क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? तो आप लोगों को पता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये बोल क्या रहा है? 75 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, यानी इनसे 1 साल पहले पूछ रहा है, तो इनसे 1 साल में वो उन्हीं तीनों में से कोई एक ढूंढ रहा है। देखते हैं, बंधुत्व गलत, संप्रभुता गलत, समानता गलत, अखंडता, यानी यही शब्द था। कौन था? अखंडता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? देखिए आप लोग, जिसको कब शामिल किया गया, बार बार बताया जा रहा है, इसको कब शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो भारत में अनेक धर्म है, धर्म तो है अनेक, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता तो प्राप्त है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये भी तो सही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं बनता है। अर्थ भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका अर्थ यही होगा, यानी पंथ निरपेक्ष का अर्थ यही होगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत सभी राज्यों को एक समान दृष्टि से देखेगा, एक समान उसके हितों की देखभाल करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी एक धर्म को केंद्र बिंदु नहीं बना सकता है। ये हमारे संविधान बोलता है, हमारी प्रस्तावना बोलती है, लेकिन कहाँ ऐसा होता है? आप लोग देखते ही है, वर्तमान में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में बड़े से बड़े योद्धा जिनको आप लोग महापुरुष मानते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग भगवान के अवतार भी मानते हैं, और वही लोग क्या करते हैं? धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जात के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। कोई स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के नाम पर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित है उनकी मटिया मेट हो सकती है। तो इसीलिए इन तीनों पर कोई चुनाव लड़ने को जल्दी तैयार नहीं होता है। अगर कोई आप लोगों के देखने में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर चुनाव लड़ रहा है तो उसको बिंदास आप लोग वोट करें। ये सिर्फ हमारी सलाह है, न कि आपको आदेश दे रहे हैं, ठीक है ना। आदेश देने वाले हम कोई नहीं होते हैं। तो कहीं युवा पीढ़ी को ज़्यादा इसमें बदलाव करना चाहिए और युवा पीढ़ी को ध्यान देना चाहिए। किसी के भी
ऐसा ना किसी को अपना वो नेता बना लेना चाहिए कि वो चाहे गलत की तरफ हमको ले जाए, गलत ट्रैक पर ले जाए, तभी भी हम चलने को तैयार हों। आप लोग को ध्यान देना चाहिए, युवा ही देश के भविष्य होते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चुनाव में, जो भी पार्टी, जो भी नेता, चाहे वो निर्दल ही क्यों ना हो, अगर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करेगा उसी को आप लोग वोट करिएगा। यहाँ थोड़ा सा अपवाद है कि निश्चित है कि जो क्या बोला जाता है, निर्दल होगा वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सरकार में रहता है वही काम करता है। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगा, आर्थिक न्याय होगा। क्या होगा? ये आर्थिक न्याय हो रहता तो सही हो जाता। तो यानी कि सन्निहित नहीं है, नहीं है हमको पकड़ना है, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया। अभी पीछे बताया गया है कि केशवानंद भारती विवाद मामले में, वाद मामले बोलना चाहिए, केशवानंद भारती 1973। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत में एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, एकदम बिल्कुल सही है। यानी चारों मेरा सही है। तो चारों देखते हैं किसमें है, गलत। 2, 3 और 4, ये भी गलत। केवल 1, 2, 3, ये भी गलत। 1, 2, 3 और 4, यानी यही सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चारों सही है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो आप लोग को पता है, पहले कितनी बार जिक्र किया गया, क्या? तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। किसके किसके? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यही तीनों ढूंढेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इसमें नहीं है, यानी ये गलत है। सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक है, इसमें ये भी गलत है। सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक, ये भी गलत है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, यही सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। ठीक है, तो आज का एक क्लास कैसा लगा? अगर क्लास बेहतर लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, और मैं चाहूँगा कि लक्ष्य द विजन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि एक आप लोग का साथ मिले, और साथ मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग बेहतर करने की और कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और कमेंट करिएगा। जय हिंद साथियों।